बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हम बात करेंगे हुकूमत के उन दावों के मुतालिक जिसमें ये कहा जा रहा है कि महंगाई तारीख़ी तौर पर कम सतह पर पहुंच चुकी है। जो पहले 40% तक थी, अब तकरीबन 6% के करीब महंगाई पहुंच चुकी है और जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी 22% से कम होकर 15% पर आगे हैं। इन तमाम तर दावों के असरात आम आदमी, ताजरों और सनतकारों पर किस हद तक पहुँचे हैं और दावे हकीकत के कितने करीब है, ये आज आवाम से, ताजरों से, सनतकारों से और माहिर मईशत उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारे दावों का जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है या उसके जो असरात हैं वो आम आदमी तक किस हद तक पहुँच रहे हैं और मज़ीद हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे आम आदमी का भी फ़ायदा हो और ताजरों और सनतकारों का भी फ़ायदा हो और मईशत जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ गामज़न हो। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। हुकूमत ने जो दावे किए हैं कि महंगाई कम हो गई है, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो गया है और इनकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आई हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील खान है और मैं पेंशनर हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है। जो ख़ास इनके आदमी हैं उनको नवाजा जा रहा है और मैं सुबह से भूखा हूँ, या किराया दे लूँ या फिर मैं अपना इलाज करा लूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनको नीचे से लेके ऊपर तक किसी को ये एहसास नहीं है कि यार गरीब कर क्या रहा है। अपने मुर्गे उड़ा रहे हैं, सुबह से शाम में हो जाती है इनको एक करोड़ करोड़ की गाड़ियों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही महंगाई जो है वो 6% से कम आ गई है। झूठ बोलते हैं। आलू 120 रुपये बिक रहा है, टमाटर 200 से ऊपर जा रहा है। अब बताएं, मुझे देखने में सफ़ेद पोश आदमी हूँ लेकिन मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। अब मैं भीख मांग सकता हूँ, लेकिन अफसोस होता है इस हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने वादे क्या किए और अब ये क्या कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमारी 1 लाख पॉइंट से ऊपर चली गई है। वो कर रहे हैं ना। मैंने तो नहीं देखा, या आपने तो वहाँ जाके नहीं देखा। अच्छा जी, एक और हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर रख कर ये पेंटें बेच रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि हुकूमत जो दावे करती है कि महंगाई कम हुई है, चीज़ों जो अशिया खुरोनोश है उसकी कीमतें कम हुई हैं, ये किस हद तक खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कब से आप ये पेंटें बेच? तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 सालों में। और आज इस वक्त जो हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई कम हुई है, जो खाने पीने की चीज़ें उनकी कीमतें कम हुई हैं, हकीकत में ऐसा हुआ है? कोई भी नहीं, बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कौन सी चीज़ आप समझ रहे हैं बढ़ी है? हर चीज़ ही बढ़ रही है, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ ही, पेट्रोल भी। तकरीबन रोटी 14 रुपए की मिल रही है, सादा रोटी। ऐसे ही है सर। कम हुई है पहले से? नहीं, कैसे कम हुई है? पहले 20 रुपए की मिलती थी। 20 की मिलती थी, पहले 10 की भी मिलती थी। ऐसा भी है ना, आप देख लें 14 रुपए की, 15 रुपए की बिक रही है। बाकी ये दालें, चीनी, ये सारी सस्ती हुई है, महंगी हुई? नहीं, कोई नहीं, उधर ही है जिधर है, महंगाई हो जा रही है दिन ब दिन। गवर्नमेंट तो दावा कर रही है कि महंगाई कम हुई है, तो उसका असर आप तक पहुंचना शुरू हुआ है अभी तक? कोई नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए कि आप तक असरात पहुँचे? सस्ती होनी चाहिए चीज़ें मैं जिस तक। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ज़मान नाम है मेरा। ज़मान साहब, ये बताएं, हुकूमत कह रही इस वक्त महंगाई जो है वो तारीख़ी तौर पर कम हुई है, 6% के करीब पहुंच चुकी है महंगाई ओवरऑल। 1 साल के अंदर अंदर ये 37% पे चली गई थी, तो उसके समरात आप तक पहुँचे? मेरी सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि भी वो फिगर्स में तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि भी यार एक महंगाई जो है कम हो गई है, बट इन रियलिटी जो है अपीयरेंस जो है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है ना, वो इस वक्त उस काबिल नहीं है कि कुछ चीज़ें ख़रीदी जा सकें। देख लें यहाँ पे पाकिस्तान में जो एवरेज सैलरी बेस है वो 30,000 है, और जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने ये चीज़ क्लियर की थी कि ये 40,000 अबव होनी चाहिए। और अगर हम 40,000 अबव को भी कैलकुलेट करें तो इंसानी ज़रूरत की जो 4 लोग हैं ना, वो 40,000 में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तो एक स्टेटमेंट ही मेरे नज़दीक ये गलत है। इन्होंने थोड़ी सी कमी की है महंगाई में, ठीक है। वैसे तो आपके सामने था, जितने भी ख़रीदार, जितने भी लोग हमने देखे, ठीक है, वो उनके बेचारों के घर आटा नहीं है खाने के लिए,
ठीक है, घर में कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं है, वो बेचारे इतने इतने बिल अपने दे रहे हैं ताकि उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं और वो सिर्फ बिल अपने पूरे करके अपना घर सेव करके चला। हुकूमत ने अनाउंस तो किया है विंटर पैकेज जिसमें 26 रुपये तक रिलीफ मिलेगा आम आदमी को भी, तो उससे इम्पेक्ट नहीं आएगा? वो असल में कह देते हैं लेकिन जब वो उस पर अमल कोई नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। बाद में जब वो जाके बिल भी सबमिट करवाते हैं, पीछे स्कीम भी उन्होंने निकाली कि वो हम इतने % मार्कअप छोड़ रहे हैं, ये हुकूमत की तरफ। खाने पीने की चीज़ें कम हुई हैं जी, इसमें तो थोड़ा सा हुआ है, जिस तरह भाई ने बताया कि आटा चीनी में, लेकिन ये तो चले रोज़मर्रा ज़िंदगी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से जो उनके सरवाइव कर रहे हैं, जो सारा कुछ जो कमा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उनका भी तो सोचना चाहिए ना कि वो किस तरह से अपना घर सर्वाइव करेंगे, अपने बच्चे किस तरह पालेंगे। हुकूमत कोई भी है, अवाम को बेनिफिट मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि असल में बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, कोई अच्छा लीडर नहीं मिला पाकिस्तान को। और मैं चाहता हूँ कि जो नाज़रीन देख रहे हैं, मुझसे नीचे भी कोई ऐसा तबका होगा जो ख्वाहिशमंद होगा कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए, बेनिफिट ये मिलना चाहिए कि जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की एशिया है वो सस्ती हो। अब घी देखें कहाँ पे पहुँच गया, 570 का घी मिल रहा है 1 kg का, तो अवाम को रिलीफ। गवर्नमेंट ने कहा तो है महंगाई कम हो गई है, 37% 40% पे महंगाई थी, वो 6% पे आ गई है, उसका असरात नज़र आ रहे हैं? असरात नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ वो मीडिया तक है। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में माफिया बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल है माफिया। जब तक आप माफिया को नहीं पकड़ेंगे तो महंगाई किस तरह कम होगी? हमारे मुल्क में हुकूमत अपनी तरफ से इकदाम कर रही है, लेकिन जो माफिया है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? फ़याज़। फ़याज़ साहब, आप बताएं, बच्चों का रोज़गार आसानी से कमा रहे हैं? सर नहीं, बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम सुबह से आए हुए हैं, अभी तक हमने किसी दुकानदार ने बिस्मिल्लाह नहीं की। कस्टमर आता है वो 500,000 कोट का लगाता है, हमें खुद इतने का नहीं पड़ा, तो हम कैसे दे दें उनको? लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही महंगाई कम हुई है, खाने पीने की चीज़ें कम। जो भी है गवर्नमेंट तो अपना करना है, जो भी आएगा वो कह रहा है वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। वो हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये पुल बना लिए, ये कर लिए, ये फलान कर लिया। आप समझते हैं पुल बनाने से महंगाई कम नहीं होती? पुल बनाने से महंगाई कम कैसी होगी? सारा पैसा तो उन्होंने पुल पे लगा दिया। उन्होंने कहा हम करजाई होगा, हमने फलाना फ्लाई ओवर बना के दिया, हमने फलाना फ्लाई ओवर बना के दिया, मोटर वे बना के दिया। महंगाई में तो कोई पैसा नहीं हो रहा। आटा चीनी घी की कीमतें कम हुई हैं। अब रोटी ले, 4 अंडे ले, एक मक्खन ले, आधा किलो चीनी ले, चीनी 1000 रुपये आपका लग जाता, नाश्ते पे 1000 रुपये लग जाता। हांडी कान से दो वक्त की पकाएगा बंदा, जिसकी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, दिहाड़ी पे बंदे काम कर रहे हैं, 1500 रुपये दिहाड़ी, वो कैसे बच्चों को गुजारा करेगा? बच्चों की स्कूल की फीसें देगा, महंगाई इतनी है, बिल देगा, पानी का बिल देगा, बिल। अब बिजली के लिए तो स्कीम अनाउंस की है ना गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं अनाउंस है भजन, जितना बिल आता है उतना ही है। क्या है, 200 यूनिट चलाएंगे, 2000 रुपये, 198 यूनिट का 3000 रुपये का बिल है। 200 यूनिट, 1 यूनिट 5000 का में यूनिट बना, 8000 का बिल हो गया। ये कौन सी स्कीम है? हमारे जूते हमारी सर हमारी, ये कान पकड़ लो, ये कान पकड़ लो, एक ही बात है। अच्छा जी, आवाम की राय तो हमने जान ली है कि वो किस हद तक हुकूमती पॉलिसियों से खुश हैं, लेकिन इस वक्त जो माशी इंडिकेटर्स हैं ये किस हद तक रियलिस्टिक है और इसका इम्पेक्ट जनरल पब्लिक पर या महंगाई पर ओवरऑल किस हद तक होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद रज़ा ख़ान जो माशी अमूर के माहिर हैं। इनसे जानते हैं कि आवाम को ये जो इंडिकेटर्स हैं ये किस हद तक मुतासिर करते हैं, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में, और इकॉनमी पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये जितने भी इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर चली गई, इन्फ्लेशन हमारी कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने पब्लिक से बात की है, वो तो अभी भी नाखुश हैं, कहते हैं कोई चीज़ कम नहीं हुई है, तो सिर्फ कागज़ों में चीज़ें मिल रही हैं। आप इसको कितना रियलिस्टिक समझ रहे हैं? जो इन्फ्लेशन होती है ये महंगाई की स्पीड का या एक्सेलेरेशन का नाम है। तो इन्फ्लेशन का अगर नेगेटिव ना हो तो कीमतें कम नहीं होती। आप ये समझ लें कि ये इशारिया में ये बताते हैं कि जो उस कीमतें बढ़ रही हैं उस बढ़ने की रफ़्तार क्या है। ये रफ़्तार पिछले 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा थी, तो इशारिया ठीक हैं, वो कम हो गई है इस वक्त। पहली कोई मेरे ख्याल 70 महीने के बाद ये 6-7% के ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जिस स्पीड से महंगाई हो रही थी, जिस स्पीड से कीमतें बढ़ रही थी, ये स्पीड कम होगी। उसमें से कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी नज़र आई हैं। मसलन गंदम की जो पॉलिसी इनकी रही है पिछले 1 साल में, उसमें किसान तो काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, क्योंकि 3900-4000 रुपये गंदम बिक रही थी, वो कुछ इंपोर्ट के से कुछ और पॉलिसी के से नीचे आ गई। उसके से रोटी में एक्चुअली कीमत कम हो गई।
लेकिन बाकी चीज़ों में ज़ाहिर कीमतें इतनी जल्दी कम नहीं होती, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये इसका इफेक्ट कुछ देर में नज़र आ जाएगा। ये जो स्टॉक मार्केट लाखों पॉइंट्स 1,10,000 पॉइंट्स तक चली गई, इसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इसका आम आदमी से कितना ताल्लुक है? उसको कब इसके बेनिफिट मिलना शुरू होंगे? ये तो अभी सरमायादार या सनतकार वही फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट की कमी है ना, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी है। ये इंडिकेट ये करती है कि जब इन्फ्लेशन कम होती है तो उसके रिएक्शन में फिर इंटरेस्ट रेट कम आता है। तो इंटरेस्ट रेट कम आना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसकी वजह से फिर कल को इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अभी क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, देखिए हम IMF प्रोग्राम में गए हैं दोबारा से, उससे हमने रीनेगोशिएट की है। इस साल में काफ़ी सख्ती का ही लोगों को काफ़ी तंगी हुई, हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन उसका अब इम्पैक्ट ये है कि महंगाई कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ गई। दूसरा फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डॉलर को मेंटेन कर लिया, तो डॉलर कंट्रोल में आ गया। ये दो मेन रीज़न जिससे हमारी इन्फ्लेशन होती है। अब जब इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कम होने का फ़ायदा ये होगा कि अब सनतकार के पास मौका है इन्वेस्ट करने का। लेकिन क्योंकि ये अभी पहला साल है IMF की इन पॉलिसीज़ का ट्रूली अप्लाई होने का, और ये हर बार शुरू में एक साल इस तरह हो जाता है, तो सनतकार डरा हुआ है। अब वो जब इस डर से बाहर निकलेंगे तो तब रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इस वक्त क्योंकि रियल एस्टेट के ऊपर गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी के तहत रियल एस्टेट के ऊपर कीमतें स्टैगनेंट हो गई हैं, तो जो ट्रेडिशनली लोग प्लॉट खरीदते थे उसमें आपको कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। डॉलर आप उसी सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना, जिसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन जो आम आदमी जो रेडी लगाता है, जो मजदूरी करता है, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं आया। मैंने अभी लोगों से बात भी की है, तो वो तो अभी उसी तरह ही मुसलसल अपना जो महंगाई का रोना जो है वो रो रहे हैं। देखिए ये इम्पैक्ट आता है स्लोली। ये इम्पैक्ट तब आएगा कि जब कीमतों की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन इनकम की स्पीड तकरीबन वही रहेगी। तो कुछ देर में जो हमने 5-6 साल में नुकसान की है ये ओवरकम हो जाएगा। उसके बाद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन का बेहतर इम्पैक्ट तब होगा जब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये सनतें लगना शुरू हो जाएं तो कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी के मौके में मिलेंगे, लोगों के छोटे जो रेडी वाला है उसके भी ग्राहक बढ़ जाएंगे। अगर लोगों के पास नौकरियां हैं उससे अपर कैटेगरी के, तो तभी वो लोगों से चीज़ें खरीदेंगे ना, तभी उसने कपड़ा खरीदना है, खाना खरीदना, सब कुछ करना है। तो उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जो इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस वक्त अभी तक नहीं हो रही आज के दिन तक, लेकिन उम्मीद है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हो जाए, वो ये है कि हमारी ट्रू वैल्यू में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो। अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब क्योंकि प्लॉट में पैसे नहीं बचे, इंटरेस्ट रेट कम आ गया, तो बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट पैसे नहीं बचे, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसे इस वक्त स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। जो हमें स्टॉक में नज़र आ रहा है तेज़ी 1,10,000 को माशाल्लाह छू गई है। लेकिन ये तेज़ी तब फ़ायदे में कन्वर्ट होगी जब स्टॉक मार्केट में नई कंपनी फंड्स रेस करेंगे, जब नई कंपनी इस्टेब्लिश होंगी, कोई IPO होगा, कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट होगी। अभी तक हम उससे पीछे हैं। ये बताएं कि जो गरीब आदमी है उसको बेनिफिट हासिल होने में कितना वक्त लगेगा, और ये जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमने तो देखा है इंडस्ट्री बंद हो रही। मेजॉरिटी हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल से वाबस्ता है। तो अभी कल ही की खबर है कि तकरीबन 84 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गई हैं टेक्सटाइल से वाबस्ता। तो ये एक तरफ इंडिकेटर अच्छे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो ये आपस में एक तजाद नहीं? जी बिल्कुल, देखें ये मैक्रो इंडिकेटर हैं, कुछ इंडिकेटर अच्छे हैं, कुछ नहीं है। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मसला है कि उनसे गैस को, जो उनको प्रेफर्ड गैस मिल रही थी, वो वापस ली जा रही है, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, और वो इसलिए रो रहे हैं कि अब हमें जो कैप्टिव पावर को हमें गैस दी जा रही है उसको ना बंद करें। तो गवर्नमेंट की मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, उनमें से कुछ का फ़ायदा है। वो जो मैक्रो इंडिकेटर हैं वो भी पहले आपको नज़र आए हैं, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है कि हम ठीक हो गए। ये आप समझें एक पहली झलक है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव मूवमेंट। जो आम आवाम की आपने बात की, जब ये इन्फ्लेशन की स्पीड कम होगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आहिस्ता इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये कितनी देर तक ये बैलेंस रह सकता है? जब तक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। देखिए हम 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन को रूटीन में खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बाकी सब कुछ भी चाहिए, तो डिमांड तो बढ़ रही है। अब आपने डॉलर को कुछ देर सस्टेन कर लिया है, क्या हम इस डॉलर को सस्टेन रख सकते हैं? अगर नहीं रख सकेंगे दोबारा महंगाई स्टार्ट हो जाएगी। गंदम पिछली बार आपने स्पेशल इंपोर्ट कर ली, कि आप इस बार भी गंदम को सस्ती रखेंगे? अगर रखेंगे तो किसान पिट जाएगा, तो उसको भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज आपने टेक्सटाइल की एग्जांपल दी, उनकी वो गैस का प्रॉब्लम है। अब IMF कहता है कि जी आप गैस के अंदर जो सब्सिडी दे रहे हो ख़त्म करें, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम गैस ख़त्म करेंगे, आप बिजली लेस्को या जो भी पावर प्रोड्यूसर उससे खरीदें, लेकिन टेक्सटाइल को बारे में नहीं पड़ती। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन होती है जो इकॉनमी होती है, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। आप किसी एक पार्ट को उठा के ये नहीं कहते, या कुछ इशारियों के बेसिस पे ये नहीं कहते सब ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि हाँ ये इशारे ठीक हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी ये बहुत कुछ और करने वाला है जो कि होगा तो हमें आम आवाम के नज़र। सिविल नाफरमानी की तहरीक का एक हम सुन रहे हैं, एक सियासी जमात चला रही, तो ये इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये भी इकॉनमी पे इम्पैक्ट डालती हैं, या लोग उसको अब नज़रअंदाज कर देंगे और हमारी इकॉनमी इसी तरह चलती रहेगी?
देखिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक कितनी कामयाब होती है, नाकाम होती है, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसका बहरहाल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, देखें कि आप आम सी इंडस्ट्री भी लगाएं तो आप 10 से 15-20 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। अगर आपको इतनी अनसर्टेनिटी हो कि 2 साल के बाद क्या होगा, तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने 20 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है वो डरता है। वो कोशिश करता है कि सर्विसेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ऐसे प्रोजेक्ट जो कि 6 महीने साल के अंदर मुनाफा देते हैं वो उसके अंदर रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। तो उसका शॉर्टली लास्ट में ये बताइएगा, गवर्नमेंट को अब कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली लोअर एंड कंज्यूमर को जो है वो ट्रांसफ़र हो? देखिए, इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का मतलब ये है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ये लैंड डेवलपमेंट वगैरह नहीं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और दूसरी तरफ उसके लिए जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स हो, जो कि इन फैक्ट्रीज़ के अंदर जाके प्रोडक्टिवली काम कर सके या एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सके, उसको सपोर्ट करना है। ये 2 मुश्किल अहदाफ हैं एक साथ करना, क्योंकि एक तरफ आपने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, और एक तरफ आपने पॉजिटिव सिग्नल्स देने ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। गवर्नमेंट खुद अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर लेगी तो उसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आज हैं। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली। इनके मुताबिक तो यही है कि ये जो इंडिकेटर्स जितने मौशी इशारिये बेहतर हुए हैं, इसका इम्पैक्ट लोअर एंड कंज्यूमर या आम आदमी पर फौरी तो नहीं होगा, लेकिन महंगाई की जो एक स्पीड थी वो कम हुई है, जिसके असरात आपको मुस्तकबिल में उम्मीद कर रहे हैं कि नज़र आएंगे। लेकिन हुकूमत को भी चंद एक ऐसे मज़ीद इक़दामात उठाने हैं जिसकी वजह से आम आदमी जो मुश्किलात में घिरा हुआ है उसको आसानियाँ देखने को मिले। तो अब चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की इजाज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि साल 2024 जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए, बिलखसूस सनतकारों के लिए कितना हेल्पफुल रहा, कौन से चैलेंजेस इनको देखने पड़े, और इस वक्त जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रो हों या मैक्रो हों, वो किस हद तक सनत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस हद तक मईशत पर होता दिखाई दे रहा है अगले साल 2025 में। तो ज़की साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़की साहब, इस वक्त गवर्नमेंट तो कह रही है महंगाई भी कम हो गई है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, इसके बाद सनतें कहाँ पर खड़ी हुई हैं, हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी बेहतर हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपको मालूम है कि 2024 में एक तो इलेक्शन ईयर था हमारा गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान के लेवल का वो हुआ। उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो पॉजिटिव इंडिकेटर हुआ उसमें जो SIFC की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डॉलर के अंदर सस्टेनेबिलिटी रही 278 की, वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। नंबर 2, विद द टाइम जैसे साल शुरू हुआ था तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो 22.5% था, जो ग्रेजुअली कम होकर इस वक्त 15% हो गया है। और हम गवर्नमेंट से यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी मंडे को जो पॉलिसी आ रही है उसमें 400 पॉइंट कम की जाए। और इसी तरह जो है इन्फ्लेशन भी कम हुई इस साल के अंदर, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो एनर्जी की प्राइसेस का है। तो हम गवर्नमेंट से मुस्तकिल कोशिश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 9 सेंट बिजली कर दी जाए। मैं यहाँ पर SIFC का और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई इसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, IPPs के ऊपर। वो दिन रात काम कर रही है, जिसकी वजह से 5 IPP जो है क्लोज़ हो गए हैं, और कल की खबर है कि 8 IPPs के साथ मज़ीद जो है नेगोशिएट होकर वो भी क्लोज़ हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी और 9 सेंट बिजली भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसका सर, ये जो आप कह रहे हैं अच्छी खबरें मिली 2024 में, इसका इफेक्ट जो है वो नीचे आम आदमी तक कब मुंतकिल होगा? देखिए, ये एक इसमें पैरेलल में जैसे आपको मैंने कहा कुछ चैलेंजेस आए हैं, जैसा कि टैक्सेशन जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा गई है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बैठ गई। जो इंडस्ट्री थी इन्फ्लेशन की वजह से, बिजली की रेट की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिट मैं समझता हूँ हज़ारों में और लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, वो भी एक चैलेंज रहा है।
और इसी तरह जो पॉजिटिव साइन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, और हम इंशाल्लाह मुझे तो बड़ा अच्छा आउटलुक लग रहा है 2025 का। और जैसा आपको देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। और सबसे अच्छा जो एक साइन है, जो हमने $2.5 बिलियन लोगों को डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पे किया है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। और लास्ट मंथ जो है हमें ओवरसीज जो ज़र मुबादला आया है वो भी बड़ी अच्छी अमाउंट में आया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सेल्स डाउन है, ओवरऑल रेवेन्यू कम है। जैसा आपको पता है कि एपीआर का अभी तक 300 बिलियन का जो है वो शॉर्टफॉल है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा इन्वायरमेंट इस वक्त दिया जाए जिससे इंडस्ट्री ग्रो करे, इंडस्ट्री अपनी असल उसके ऊपर वापस आए, और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो जैसे गवर्नमेंट ने आपको एक विंटर पैकेज दे तो दिया है, वो आप लोगों की दरख्वास्त पे उन्होंने दिया है। वो विंटर पैकेज हम इसके ऊपर एपीसी से पहले भी कह चुकी है, वो हमें नामंजूर है। उसमें कोई भी जो है ना उसमें सेंस नहीं है कोई कि उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। कि लास्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या आम आदमी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? आम आदमी के लिए भी जो फ़ायदा है वो 200 यूनिट्स के ऊपर है, जो 200 यूनिट से कम है उसको भी फ़ायदा नहीं है, और इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। कि अगर देखें लास्ट ईयर अगर किसी ने 1 लाख यूनिट यूज़ किए हैं और उसने 24 आवर अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर ली है, अब वो 1,10,000 या 1,15,000 कैसे करेगा? नंबर 1। नंबर 2, जो उसका रेट दिया है उन्होंने 26.7, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो 10 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 16 रुपये तो ऑलरेडी वो 35 रुपीज़ के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, कैपेसिटी सारा कर चुके हैं। सिर्फ फ्यूल की प्राइस उनको एक्स्ट्रा चार्ज करनी चाहिए थी। तो उसमें भी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 10 रुपये रेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको व्हीलिंग की भी जो है वो भी ऑप्शन देनी चाहिए। नंबर 2, जो सोलर जो नेट मीटरिंग है वो भी उन्होंने इस विंटर पैकेज में वापस ले ली है। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको भी इसका हिस्सा किया जाए। नंबर 2, उसको बहुत लेट उन्होंने अनाउंस किया है। तो बेसिकली तो प्रिंसिपली तो हम इंडस्ट्री और FPCCI उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको लेट कर दिया है। अगेन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 2 चीज़ें फौरी तौर पे कर दी जाए। हमारे पास बांग्लादेश के भी ऑर्डर आए हुए हैं टेक्सटाइल में, और आपने कुछ देखी भी है कि फिगर बेहतर भी हुई है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसकी यही रीज़न है। तो अगर 9 सेट गवर्नमेंट आज कल में कर दे, नंबर 1। नंबर 2, मंडे को जो पॉलिसी आ रही है इंटरेस्ट की, उसको 400 पॉइंट कम करके 11 कर दिया जाए, और नेक्स्ट ईयर उसको सिंगल डिजिट कर दिया जाए। नंबर 2, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये जो 18% सेल टैक्स है इसको सिंगल डिजिट करे और पाई को बड़ा करे, ताकि जो हमारे मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड जो काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। हमारे साथ मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूज़र शाद। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुकूमत जो दावे कर रही है कि इन्फ्लेशन का जो पॉइंट्स हैं वो बहुत हद तक नीचे आ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। आवाम की बात आपने सुन ली, इक़्तिसादी अमूर के जो माहिरीन हैं उनकी बात आपने सुन ली, और बाकी लोगों से भी बात की। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर चैम्बर समझा जाता है लाहौर चैम्बर, और बहुत बड़ी तादाद में ताजरों की नुमाइंदगी भी ये करते हैं। तो मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब, ये जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई की जो शरह है वो 6% तक आ चुकी है, इंटरेस्ट रेट 15% तक आ चुका है, हमने लोगों से बात की है, आवाम से राय जानी है, वो तो यही कह रहे हैं कि इसके असरात तो हमारे तक मुंतकिल अभी तक नहीं हुए। आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है? बहुत शुक्रिया जी। असरात आने में 3 माह कम अज़ कम लग जाते हैं। ये नहीं है कि आज आपकी पॉलिसी बेहतर हुई है तो उसी वक्त उसी टाइम पे सारा कुछ हो जाना है। एलचियाँ खुलनी है, जो मसलन इस वक्त पाम ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली हो गई है, अब उसका महंगाई से तल्लक नहीं है, वो अब इंटरनेशनल एक चीज़ बढ़ गई है। जैसे पेट्रोल की कीमत चेंज होती है हर 15 दिन बाद, इस तरह ऑयल की कीमतें भी पूरी दुनिया में कमोडिटी की कीमतें चेंज होती हैं। चना है, मसूर दाल है, मूंग दाल है, माश दाल है, चावल है, राइस है, चीनी है, इसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। अब उसकी वैल्यू के मुताबिक है कि अगर फसल कम है दुनिया में तो उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, फसल ज़्यादा है तो नीचे मार्केट आ जाएगी। ये तो एक जनरल बात है, मगर ओवरऑल देखा जाए महंगाई में कंट्रोल तभी होता है जब बिजली की प्राइसेस कंट्रोल हो, मार्कअप नीचे आ जाए। वो दोनों चीज़ें गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आ रही है। इसका फौरी तौर पे असर नहीं पड़ेगा, मगर ये फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली, यानी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसके असरात आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब नए रेट से एलचियाँ खुलेंगी, डॉलर
20 माह की कम तरीन सतह पे है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 21% ओपन मार्केट से आज की मार्केट ओपन में 21% रुपया अप्रिशिएट हुआ है। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है और इसमें सारा क्रेडिट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, जिन्होंने स्मगलिंग को रोका है, जिन्होंने इंतखाबात से पहले ही मामलात को किया है। मगर अब सूरत हाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन काफ़ी ख़राब है। देखें 8 अरब रुपया पर आवर का नुकसान है पाकिस्तान का, अगर 1 घंटा भी मईशत बंद हो जाए, पहिया साइकिल नहीं चलता। देखें इस वक्त तकरीबन ये पिछले दिनों हंगामे हुए हैं इस्लामाबाद में, तकरीबन 180 अरब रुपया पर डे का नुकसान होता है गवर्नमेंट का। तो ये जो इतने बड़े नुकसान आते हैं, एक दूसरे की हुकूमतें गिराना, एक कभी वो उसको गिरा रहा है कभी उसको गिरा रहा है, ये एक दफ़ा तय कर लें मामलात कैसे चल रहे हैं। असल में यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला ये है, राइट मैन द राइट जॉब नहीं है, क्योंकि आप जजों के बच्चे, ब्यूरोक्रेटों के बच्चों को बोर्डों पे लगा रहे हैं, जो कि इंतहाई फुलिशपन है और इसकी वजह से गवर्नमेंट की आवाज़ पूरी नहीं जाती, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ जा रही है। देखिए हमने, आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी या जो इंतज़ामिया है वो मिसगाइड कर रही है, उसका खमियाजा गवर्नमेंट भी भुगत रही है और आवाम भी। बिल्कुल यही बात है कि ये जो है ना जज इब्न जज वाली पॉलिसी के बेटा भी जज बाप भी जज, ब्यूरोक्रेट का बेटा है वो अक्लमंद है, बाकी दुनिया पागल है। बात ये है वोट आप लेते हैं स्ट्रीट पावर से, उनकी नुमाइंदगी अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो आपकी मेजॉरिटी सब अच्छे की वाह, क्योंकि कोई बंदा मेरे सामने मेरी बुराई करेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये हुकूमत कैसे बर्दाश्त करे कि उनको कोई नुक्ताचीनी करे, क्योंकि लोग उन पे नुक्ताचीनी करते हैं मीटिंग में, वो फिर लोग उनको पसंद नहीं करते। सब अच्छे की आवाज़ होती तो आज लोग चीखे ना मार रहे होते। इसके लिए जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखें मैं आपको एक और आज खबर बता दूं, गंदम का बहुत बड़ा बुरान आने वाला है। अगर गंदम का बुरान आया तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पे है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल गंदम की सही काश्तकार को प्राइस नहीं दी, उसकी वजह से गंदम का बुरान आएगा। अब गंदम का बुरान आएगा तो मैं आपको पेशगी आज बता रहा हूँ कि गंदम का बुरान आने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। गंदम का बुरान आएगा तो चिकन पे बुरान आ जाएगा, चिकन पे बुरान आएगा तो महंगाई की एक और लहर बढ़ जाएगी। ये चीज़ें सारी मिल बैठ के करने वाली हैं, ये खाली ये मजाक नहीं है जी महंगाई कम हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, स्टॉक नीचे आ गई। ये चीज़ें एक रूटीन है, गरीब का इससे कोई लेना देना नहीं है, गरीब को अपनी रोटी से तल्लक है। इस वक्त इंडस्ट्री में वो पोजीशन नहीं है, कपाह की फसल ना होने के बराबर हुई है, उसकी वजह से बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है। अगला एक और ख़तरनाक पोजीशन ये है कि पाकिस्तान का वाटर लेवल 600% नीचे चला गया है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। क्या क्या बातें बताने वाली हैं? आपकी बातों से तो ये लग रहा है जितने भी मौशी इशारे हैं वो कागज़ों तक तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है, जिसका हुकूमत को अभी तक इदराक नहीं हो रहा। तो उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें जी 562 अरब रुपए का फंड का केस अभी आपने 20 दिन पहले FBI में फ्रॉड हुआ है। ये पढ़े लिखे सारे क्या रहे हैं? मजाक है। 28 करोड़ रुपए के लिए गोलियां निकल आई, पिस्तौलें निकल आई लाहौर में 4 माह पहले, लाहौर टैक्स ऑफिस में। ये हम लोग कर रहे हैं। ये तो जब तक इस टैक्स की शरह को कम ना किया जाए और टैक्स नेट में लोगों को ना लाया जाए, निज़ाम आपका नहीं चल सकता। 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं, 10 करोड़ 53 लाख। अब अगर इनको एक बंदे के 5 अकाउंट भी अगर गिने जाएं तो 2 करोड़ 15 लाख बंदा फिर भी टैक्स होल्डर होना चाहिए। मैं हुकूमत को अपील करता हूं, जो बच्चा 18 साल का है उसको टैक्स नंबर उसी दिन दे दें जिस दिन उसका शनाख्ती कार्ड बने। नहीं तो ये टैक्स सिस्टम आपका ठीक नहीं होना, क्योंकि टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है। देखिए 100 रुपये की चीज़ है, 18 रुपये सेल टैक्स है, 5% होल्डिंग टैक्स है, 5% सप्लायर टैक्स है, 128 रुपये की चीज़ घर पड़ती है। अब 2 रुपए के काम करने के लिए या 3 रुपए प्रॉफिट के लिए कौन बंदा चोरी नहीं करेगा? अब चोरी का रास्ता खुद आपने बना रखा है। खुदा के लिए सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में नॉन एडजस्टेबल पॉलिसी बनाई जाए। 2025 में आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? जो पॉलिसी इस वक्त हमारी चल रही है इकनॉमिक की और इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो इसी लेवल पर रहेंगे? अवाम इसी तरह हुकूमत को कोसती रहेगी या कोई बेहतरी देख रहे हैं आप? बेहतरी इसी सूरत में आएगी सेल टैक्स की शरह सिंगल डिजिट की जाए और लोगों को सही बंदों को एडवाइज़र लगाया जाए। ये मांगे टांगे की गुजारियाँ नहीं चलेंगी। ये जुल्म तो आप खुद कर रहे हैं।
आप सब अच्छे की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप सारे लोगों को रख लें जो आपकी तारीफ़ें करें सुबह शाम। मुल्क किस तरह नहीं चल सकता। गवर्नमेंट कहती है महंगाई की कमी करने के लिए जो बिजली सबसे बड़ा फैक्टर है, उसमें इंडस्ट्री का भी और पब्लिक का भी डिमांड थी, कीमतें कम हो। ये जो विंटर पैकेज दिया है ये आपके नज़दीक बेहतर है? विंटर पैकेज तो मजाक है, 3 महीने से क्या प्राइसेस कम आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आलोवालिया 22 साल से इंडिया का प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है, यहाँ तो हर तीसरे महीने चेंज हो जाता है। एक बहुत ख़तरनाक बात आपको बता दूँ, 23,400 कुछ लोग ड्यूल नेशनल हैं, जिनको आपने पार्लियामेंट में भी रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में भी रखा हुआ है, पॉलिटिशियन में भी रखा हुआ है। ये ड्यूल नेशनल ब्रीफकेस उठाते हैं और वापस चले जाते हैं। इनको फौरी तौर पे ओहदों से बरतरफ करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सदर लाहौर चैम्बर की बात सुनी, बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू उन्होंने की है और उनका यही कहना है कि हुकूमत ने अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो राइट मैन फॉर राइट जॉब वाली पॉलिसी अपनाएं। सब अच्छा की जो रिपोर्टें उनको दी जाती हैं, जो ज़मीन पर हक़ाइक़ हैं वो उसके मुख्तलिफ हैं, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में आपने आवाम, माहिरीन और जो नुमाइंदे थे ताजरों के और सनतकारों की तमाम की राय सुनी है, तो उनका मुतफ़िका यही कहना है जो मैंने एनालिसिस किया है कि जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को मजबूत नहीं करेगी, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की डिमांड मुसलसल आ रही है, वो जब तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। मुल्क में ये जो अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये कागज़ों में तो अच्छे लगेंगे, हकीकत में इसके करीब तर जाना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। तो अब आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।